किरमिरा ब्लॉक में कृषि विभाग ने कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से सचेतना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नक्शापाली और किरमिरा पंचायत के किसानों को यांत्रिक उपाय से धान रोपण के बारे में सचेतना कार्यक्रम के माध्यम से समझाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम उपस्थित रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां डॉक्टर उमेश गौतम और उनके बेटे को फंसाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचने वाली महिला जिला अस्पताल के वार्ड बॉय और सीने में तमंचे की गोली शिफ्ट करने वाला झोला छाप डॉक्टर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके अलावा घटना में इसकी मदद करने वाले अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा, सुनिए। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में सीआरपीसी 161 का बयान कहा जाता था, बीएनएसएस में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 सीआरपीसी जो अब 183 बीएनएसएस है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर एफआईआर हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में एफआईआर लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें सीआरपीसी 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को ये आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको
खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां केंद्र सरकार के सिलेंडर पर वृद्धि करने पर महिला कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। महिला नेताओं ने महावीर उद्यान के बाहर जिला कलेक्टर परिसर के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं चूल्हे और सिगड़ी पर रोटियां बनाते हुए नजर आईं। किसी ने बाजरे की रोटी सेकी तो कोई गेहूं के आटे की लोइयां बेलती हुई नजर आई। पूर्व विधायक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष पवार ने रसोई गैस सिलेंडर दाम बढ़ोतरी के निर्णय को आमजन, खासकर महिलाओं और निम्न आय वर्ग पर सीधा प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार ने रसोई का चूल्हा ठंडा कर दिया है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी सरकार, मोदी और शाह की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, कोई इसको रोका नहीं जा रहा है। आप देखिए, पिछले दिनों में 50 रुपए गैस के सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, तेल महंगे हैं, डीजल और पेट्रोल पर भी लगातार कीमतें बढ़ रही है। इसके विरोध में जोधपुर शहर और देहात महिला कांग्रेस द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह पूर्व में महिलाएं गाँव में, शहरों में चूल्हे पर रोटियां करती थी, उनकी आंखें जलती थी, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता था और गैस सिलेंडर लाकर जो उनको राहत प्रदान की गई, लेकिन आज पुनः भाजपा सरकार महिलाओं को उसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। वापस हर वर्ष गैस के सिलेंडर के दाम बीजेपी सरकार बढ़ाती रही है और इस बार तो कमाल कर दिया उन्होंने। महिलाओं पे तरस ही नहीं आया, उनको 50 रुपए एक साथ गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए। महिलाओं की कमर तोड़ दी गई है, उनके जो राशन का व्यय है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं आज पुनः चूल्हे पर और सिगड़ी पर रोटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और मैं मोदी जी सरकार और बीजेपी सरकार, भजन सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लोगों को विकास मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को के लिए महंगाई कम होगी, रसोई में हर सामान की दरें कम होंगी, लेकिन ये जुमले हैं। जिस तरह 14 में उन्होंने हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक युवाओं के लिए जो जुमले कहे थे, 14 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होंगे, धन वापस लाएंगे, उसी तरह के जुमले लगातार इस 25 आ गया है, वो लगातार जुमले ही करते रहे हैं। जुमलों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। विदेशी ताकतें हमें आँख दिखा रही है, उसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब हमारे लोग विदेशों में रहते हैं तो उनको हथकड़ियाँ बांध के लाया जाता है, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये महंगाई क्या कम करेगी? मैं मोदी सरकार। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को पूर्व सपा विधायक की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर कहा, रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से उस बात को हटा दिया गया है, और जिस समय रिकॉर्ड से जो बात हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं और मुख्यमंत्री जी भी बनारस में हैं। अब मैं प्रोटोकॉल याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर गांव की बात हुई है, गले मिलो इसलिए क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का है। हम जितना गले मिलेंगे, हम जितना एक दूसरे को समझेंगे, हम जितना एक दूसरे के त्योहार खुशियों के साथ मनाएंगे, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, उतना ही हमारे समाज में भाईचारा बढ़ेगा। और जो बात गोद लेने की या गांव में जाने की है, मैं केवल मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि जिसको गोद लिया जाता है उसे अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। जिन सांसदों ने कभी गांव गोद लिए होंगे उन्हें अनाथ कर दिया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, उनके लीडर्स को कहना चाहूंगा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उनको अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या आप मानते हैं अभी भी शासन और सुशासन की उत्तर प्रदेश चल रहा है क्या? अध्यक्ष जी, सुरक्षा और सुशासन का जो मुद्दा था भाजपा सरकार का, क्या आप भी आज भी वो योगी सरकार की ताकत मानते हैं? मैं ना मानूं। आप घटनाएं जो हो रही, आज सोचिए, आप आज प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से,
ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई। आप याद कीजिए, बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। उनका एक विधायक कपड़े फाड़ करके भगवान श्री राम के दर्शन करने गया, और उसने जो कहा अधिकारी कमिश्नर के लिए, वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। क्या दूध पिया हो तो, और यहाँ जितने पत्रकार हैं वो जानते होंगे कि ये दूध पियो वाला क्या नारा है, क्या गाली है, या किस तरीके से किसी को चैलेंज करने वाली बात है। उन्होंने अभी अपने हटे हुए कपड़े बदले नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था तो समझ लो यही है। और जब प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है, दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं। सर, एक अलीगढ़ को लेकर सर अलीगढ़ आउटसोर्स सर्विस करने जा रही है। आउटसोर्स यही होता है कि जैसे आपके मालिक है, जब चाहे तब निकाल दें आपको। सर अलीगढ़ और आउटसोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आरक्षण न देना पड़े, जो हक है, जो आरक्षण है वो न देना पड़े, अपनी मनमानी तरीके से नौकरी दे दें, मनमानी तरीके से वेतन तय कर दें, मनमानी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें। सर अलीगढ़ को लेकर मेरा सवाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो हिंदू छात्र हैं मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तमाम कथावाचक भी बयान दे रहे हैं एएमयू कैंपस में मंदिर बनना चाहिए जिस तरीके से तमाम मस्जिद हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा, अंग्रेजों के जमाने के जो 2 एक्ट बने, एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं उन बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि दोनों एक्ट को पढ़ लें, और उस समय क्या भावना थी दोनों एक्ट को पढ़ करके उनके समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल अगर ये आज के माहौल में कुछ चीजों को देखेंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आज अभी आप छात्रा से भी मिले थे, उनकी परीक्षा दे, मुझे दुख है इस बात का। उस बेटी से मिला, आप में से कई लोगों ने खबर चलाई, कई चैनलों में खबर चली कि उसके पहनावे को लेकर के उसे परीक्षा नहीं लिख पा रही है बेचारी, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम क्या हो सकता है। तभी हमने कहा कि संविधान हमारी ढाल है, और ये सरकार और सरकार के अधिकारी संविधान को नहीं मान सकते। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो कानून, जो संविधान हमें व्यवस्था देता है, जिस संविधान की वजह से हमें हक सम्मान मिल रहा है, वो हमें अधिकारी दे ही नहीं रहे सम्मान। अगर उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, यहाँ के अधिकारी दोषी हैं कि जिसकी वजह से उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूँ। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उनसे मिलकर के, परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा, हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। तो मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है, और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहां तक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी है, और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को
और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठगांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठगांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है। जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदवागंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले। उनको लेकर लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं।
और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के सहारे पे हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। कंप्लेंट थी आपकी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आए थे, उनसे भी मुलाकात की है, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम हेमा कश्यप है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। समाजवादी पार्टी के जो वो हैं शाहिद अब्बास, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है यहाँ तक पहुँचने में। मैं जो कंप्लेन कर पाई हूँ सब उनकी वजह से हुआ है। सर मैंने OBC सर्टिफिकेट बनवाया था जो 3 बार मेरा रिजेक्ट कर दिया लेखपाल ने। आज ये बताइए, आप माननीय अखिलेश जी ने बुलाई थी या आप आई हैं? नहीं सर, मुझे अखिलेश ने बुलाया है। बुलाया था जी, मुलाकात की आपसे? मुलाकात भी हुई है मेरी उनसे। रिजेक्ट करने का कारण क्या रहा? सर रिजेक्ट करने का कारण रहा है कि सर पे दुपट्टा रख लिया, सिर्फ यही। कैसे दुपट्टा रखा? जैसे अब रखा है इस तरीके से मैंने दुपट्टा रख लिया, इस बेस पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। किसी ने क्या बुलाया? सर ने ये बोला था मुझसे जैसे अब रखी हुई हो वैसे ही था। मैंने कहा यस सर। फिर सर वो जो फोटो था ना, मैं जब 4th क्लास में थी वो तब का है। अब जिसने मेरा रिजेक्ट किया है मैं उनके कारण वो तो नहीं बदल सकती ना। आधार कार्ड में मेरा फोटो वही लगा है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना आधार कार्ड बदलूं, इतना बड़ा प्रोसेस हो, उसके बाद मेरा OBC सर्टिफिकेट बनेगा। और जबकि फॉर्म की डेट निकलने ही वाली थी, मैंने 3 बार अप्लाई किया और तीनों बार मेरा ऐसे ही हुआ। दुपट्टा आप ऐसे लगा के रखती है या छाव धूप में भी लगा के रखती है? धूप में भी लगा के रखती हूँ, मैं ऑलमोस्ट लगा के रखती हूँ। अभी आप AC हॉल में यहाँ भी आपने लगा रखी है? जी। तो ऐसा क्या कारण है कि आप हर समय दुपट्टा रखती हैं? कोई इसका मतलब वो कोई संकल्प है या ऐसा कोई कारण नहीं है। मेरा मतलब ये है जैसे धूप से बचने के लिए स्कार्फ नॉर्मली रख लेते हैं। सर देखिए, हिजाब वो होता है जिसमें फेस कवर हो, जिसमें बॉडी कवर हो। आप बताएं, मेरा तो फेस दिख रहा है। OBC सर्टिफिकेट ना बनने का ये कोई रीज़न नहीं है। मैं तहसील सर के ऑफिस भी गई थी, सर ने ये बोला लेखपाल से ये कोई रीज़न नहीं है, बट उन्होंने ये बोल दिया कि सर पे दुपट्टा रखा है। उन्होंने मुझे क्या समझ लिया मैं शादीशुदा हूँ। आप बताएं कहाँ लिखा है ऐसा शादीशुदा ही सर पे दुपट्टा रख सकती है? मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट को ही एग्ज़ाम दे रही है या जाति प्रमाण पत्र बनवा रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सर पे दुपट्टा है या नहीं है। ये चीज़ कहाँ देखी जाती है? लेखपाल ने यही चीज़ नोटिस करी है कि सर पे दुपट्टा है और ये सर पे दुपट्टा नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? सर ने ये बोला आपकी जो समस्या है आप मुझे बताएं, जो प्रॉब्लम है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे उन सख्त कार्रवाई चाहिए लेखपाल के खिलाफ। जो मैंने सफ़र किया है मैं नहीं चाहती बाकी की गर्ल्स आगे सफ़र करें। DM साहब से मुलाकात की थी? मैंने डायरेक्ट DM सर से मुलाकात करी थी। सर मेरी किसी ने सुनी नहीं। SDM के पास गई थी, मुझे भगा दिया वहाँ से। मुझे इतना बुरा लगा, मैं वहाँ मुझे रोना भी आ गया। मैं वहाँ बहुत रो रही थी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ लेखपाल के खिलाफ की जाए। बाकी जो गर्ल्स हैं वो जो मैंने सफ़र किया है वो ये सफ़र ना करें। और मैं सर नीट की परीक्षा नहीं दे पाई हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। उनका क्या है? किस वजह से नहीं दे पाई? सर मेरा फॉर्म नहीं फिल हो पाया सही वक्त पर। जो डेट थी वो निकल गई। OBC सर्टिफिकेट बनना था वो नहीं बना, वो डेट निकल चुकी है और मेरे इसमें बहुत लॉस हुआ है। सर उससे पूछे जिसने प्रिपरेशन करी है। मैंने प्रिपरेशन करी है, मुझसे पूछें लेखपाल का क्या था। उन्हें एक साइन नहीं किया गया, उन्होंने बस दुपट्टे की वजह से एक लड़की का। खबर सोनभद्र से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जनता की समस्याओं को उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने आप को जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। बता दें सोनभद्र में महंगी शिक्षा कॉपी किताब को लेकर नगर के एक निजी दुकान जो कि 17 स्कूल का ड्रेस, मोजे, टाई बेल्ट ऊंचे दामों में बेचकर अभिभावकों को परेशान कर रहा था। देखिए, आज हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग भी अभिभावक हैं किसी लड़के के, लेकिन आज जिस तरीके से सोनभद्र में शिक्षा का दुकान खोला जा रहा है और ये निजी विद्यालय प्राइवेट दुकानों पर मनमानी तरीके से कॉपी किताब बेचा जा रहा है। LKG का अगर बच्चा है तो कम से कम 4600 रुपये का भार पड़ रहा है। और एक तरफ हम देखते हैं कि अभी तक तो शिक्षा माफिया हुआ करते थे, लेकिन अब कॉपी किताब, ड्रेस, मोजा, बेल्ट, टाई के भी माफिया हो गए हैं। नगर में 4-5 दुकानें ऐसी हैं जो निजी विद्यालयों द्वारा 17 विद्यालय वहां पे ठेका दे रखे हैं और टाई, मोजा, बेल्ट ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है और नगर के लोगों के साथ गंदा व्यवहार दुकानदार कर रहे हैं। इसलिए आज इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।